अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस हुए। पहला मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ। कराची किंग ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग की और पेशावर ज़ल्मी ने 19.5 ओवर्स में 154 रन स्कोर किए। उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। बहुत ही आसानी से ये हदफ 16.5 में जो है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे कराची किंग्स ने जो है ये पूरा किया और इस तरह ये वाला मैच कराची किंग्स ने अपने नाम करा लिया। दूसरे मैच पे अगर हम बात करें तो दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर्स में 166 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, से वन साइडेड नहीं कह सकते, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने 19 ओवर्स में जो है ये मैच अपने नाम करा लिया और इनके जो है वो 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर ये मैच अपने नाम करा लिया। दोनों मैच बड़े इंटरेस्टिंग थे, लेकिन अगर हम पहले मैच पे बात करते हैं नसीम भाई, जो कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ, वन साइडेड एक तरीके से स्वयं कहेंगे कि ठीक है, पेशावर ज़ल्मी ने जो स्कोर किया, एक तो उनके आज कोई बैटर्स चले नहीं है। बाबर आजम ने 72 रन स्कोर किए, लेकिन फिर वही बात कि ये मैच विनिंग बैटिंग साबित नहीं हुई। देखिए, बाबर आजम को साथ देने वाला कोई दिखाई नहीं दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। खासकर हम साइम अयूब की बात करें, साइम अयूब हमारा वो पोटेंशियल है जिसके लिए हम यहाँ बैठ के इतना चीखते रहे, साइम अयूब कहाँ पर है, साइम अयूब को खिलाना चाहिए, साइम अयूब को परफॉर्म भी करना चाहिए। देखें, अब साइम अयूब का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल भी हो गया, डोमेस्टिक वो जिस तरीके का परफॉर्म करते हैं, वो अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पे बड़ी इनिंग खेल रहे हैं, वो ओडीआई खेल रहे हैं तो बड़ी इनिंग खेल रहे हैं, वो T20 खेल रहे हैं तो बड़ी इनिंग खेल रहे हैं। तो जहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म जो नज़रों में आ रहा है वहाँ आपको परफॉर्म करना चाहिए। आज भी आप समझ में नहीं आया कि शुएब मलिक, आज मैं शान मसूद को बहुत क्रेडिट दूंगा, उनकी कैप्टनशिप का बड़ा रोल रहा। वो जिस जगह पे उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज़ किया, उन्होंने विकेट लेके दिए, खासकर मीर हमजा जिनका कोई नाम ही नहीं लेता। मीर हमजा का इवन टेस्ट क्रिकेट में चांस बनाना मुश्किल हो जाता है। मीर हमजा, अगर सिंध ने अभी जो फतवाहत हासिल किए हैं, कराची ने जो फतवाहत हासिल किए, अगर आप उसमें देखेंगे तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा मीर हमजा का। उसमें साइम अयूब का भी बड़ा रोल था, वो लेकिन कम क्रिकेट खेले थे, इतनी नहीं खेले थे, लेकिन मीर हमजा, ये अंदाज़ा हो रहा है। देखिए, मोहम्मद अली जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, इन सब लोगों ने डोमेस्टिक सीज़न खेले में, इन्हें लंबी बॉलिंग करने का पता है, इन्हें अपने मुल्क की पिचेस का पता है, इन्हें ये पता है कि गेंद को पिच कहाँ पे करना है। हम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम हटते ही नहीं थे ना, हम बार बार ये बात कहते हैं और ये वाकई एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारी फास्ट बॉलिंग 3 खिलाड़ियों से गिर्द से हटी नहीं। और आज मीर हमजा, हमारे समझ में ही नहीं आता उनको कहाँ पे मौका देंगे, लेकिन मैं बॉलिंग से हटके अगर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस साइम अयूब का है। अच्छा नसीम भाई, फिर ये एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैसे साइम अयूब कभी परफॉर्मेंस दे देते हैं, इसी तरह फिर ये ना हो कि जी अगर मीर हमजा ने इस मैच में परफॉर्मेंस दी, अगले मैच में हम देखते हैं कि जी बहुत ही बुरी सूरत हाल होती है, तो ये शायद एक कन्फ्यूजन रहती हो सिलेक्शन कमेटी को या किसी को इनको खिलाते हुए। देखिए, मीर हमजा, आपने मौका ही कितने लोगों को दिया। देखिए, साइम अयूब को भी आपने अगर मौका दिया था, साइम अयूब को एज ए ओपनर तो पहली सीरीज़ मिली न्यूजीलैंड में, वरना उनकी जगह पर तो आपने उनको खिलाया ही नहीं। जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया था, ना बाबर जगह छोड़ने को तैयार हो रहे थे, ना रिजवान जगह छोड़ने को तैयार हो रहे थे, एक यंगस्टर के लिए भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ पे आपने परफॉर्म करना है। ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ चांस मिलना इतना आसान काम नहीं होता। जब आप बहुत रगड़ा खा के आते हैं, बहुत परफॉर्म करके आते हैं डोमेस्टिक सीजन में, तब कहीं जाके आपकी सिलेक्शन होती है पाकिस्तान टीम में और उसके बाद आपको मैच मिलता है। अच्छा, तो मीर हमजा किसको रिप्लेस कर सकते हैं? ऐसा कौन सा इस वक्त में बॉलर है? हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, आज का मैच जिस तरीके से, मैं अगर हारिस रऊफ की बॉलिंग देखूं तो हारिस रऊफ को आज परफॉर्म करके दिखाना चाहिए था। हारिस रऊफ आज भी जो है वो रन्स देते हुए दिखाई दिए, एक्सपेंसिव दिखाई दिए। मेरा नहीं ख्याल कि अब हारिस रऊफ शायद बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में लग नहीं रहे। देखें ना, उनके जो अगर आप मैं कहूँ कि वो जो एक बेसिक कोच है उनके, वो आकिब जावेद, वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, क्योंकि लाने वाले तो वही हैं इनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो भी वहाँ बैठे हुए, शाहीन शाह अफरीदी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नसीम भाई, आपके शदीद फेवरेट लाला जो है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हारिस रऊफ को चांस मिलना चाहिए, और शाहीन शाह अफरीदी भी उन्हें कह रहे हैं नहीं, अभी तो चांस देना चाहिए। मैं भी लाला की जगह होता तो यही स्टेटमेंट देता और कोई स्टेटमेंट नहीं देता, क्योंकि लोगों को उठा के तो रखना है, हम अपने खिलाड़ियों को गिरा तो नहीं सकते। तो लाला ने हारिस रऊफ को उठाने के लिए बयान दिया है कि हारिस उठो भाई, अब क्या तुम्हारे साथ क्या मसला हो गया। लेकिन ये सबके साथ कंसेक्यूटिव इनकी परफॉर्मेंस जो है हारिस की, वो बहुत ही बुरी जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हारिस अभी जो 4 मैचेस खेले थे न्यूजीलैंड में, वहां उन्होंने जो उनके 161 रन दिए थे शहरी भाई 15.1 ओवर में,
अब आप सोचें कि आप 161 रन यानी 10 की औसत से कहीं ज़्यादा 15.1, और अभी जो 2 मैचेस आज के मैच से पहले उन्होंने खेले थे, एक में 47 रन दिए, एक में 38 रन दिए। तो अगर मैं वो 4 मैच और ये 2 मैच जो पिछले गुजरे हैं, अगर मैं सिर्फ इन्हीं को काउंट कर लेता हूँ तो 23.1 ओवर में 246 रन दे दिए आपने। ये तो आपका ब्रांड नहीं हो सकता कि आप जो है वो 11-12 की औसत से रन दे रहे हो और कंटिन्यूएशन में दे रहे हो। मेरे ख्याल में ये सोचने की देना बात चाहिए, है। फिर आप डोमेस्टिक में आइएगा, उसमें परफॉर्म कीजिएगा, फिर हम इनको दोबारा भेजिए कहेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फिर हम दोबारा कहेंगे कि भाई हारिस रऊफ को लाओ। दुश्मनी नहीं है हारिस रऊफ आपसे कोई, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसकी बिना पे बात हो रही होती है। इमन, आप क्या देखती हैं, कहाँ गलती कर गया पेशावर ज़ल्मी जो मैच इस तरह हार गए? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जैसे कराची किंग्स है, उन्होंने अपना फर्स्ट मैच हारा था, उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा ठीक किया था। उनके ओपनिंग बैटर आउट हो गए, उसके बाद जो उनके यंगस्टर थे, जेम्स विन के बाद जब 7 बेग आए तो उनकी बैक टू बैक जो विकेट्स गिरी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। उन्होंने 7 बेग की जगह मोहम्मद इखलाक को ऐड किया। उसके बाद उनका जो वन डाउन ऑर्डर है वो जेम्स विन है, ही हैज़ सॉलिड टेक्निक। लेकिन यहाँ पे हम ज़ल्मी में देखते हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। उनके साइम अयूब भी हिटर हैं, थोड़ा रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेलते हैं। फिर उसके फ़ौरन बाद मोहम्मद हारिस आ जाते हैं। मोहम्मद हारिस भी रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका रिस्क का एलिमेंट बढ़ता है, उनकी विकेट्स लूज हो जाती हैं। वहाँ पे इनको काम करना है कि उनका वन डाउन ऐसा प्लेयर हो जो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और इसको वैसे चेंज उस वक्त भी मैच के अंदर भी चेंज कर सकते हैं कि अगर साइम अयूब टिक जाएं, लंबा खेल जाएं और आपको ऐसी हिटिंग पोजीशन चाहिए तो ला सकते हैं। नसीम भाई, लाहौर एक चीज और भी कर सकते हैं, मैं थोड़ी आपकी बात प्लीज प्लीज। आप बाबर अब नेशनल टीम में 3 नंबर पे खेल रहे हैं। अगर बाबर खुद 3 नंबर पे आते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी रखते हैं, बाबर बहुत अच्छा खेल रहे हैं एज ए टॉप ऑर्डर, मेरे नहीं ख्याल कि उनको हटना चाहिए। 10,000 रन पूरे कर लिए उन्होंने। ये रिकॉर्ड तो क्रिस गेल के पास था इससे पहले, बाबर ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 271 मैचेस में कर दिए उन्होंने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब हमें टीम बनानी होती है ना, हम बार बार यही बात करते हैं कि आपने अपनी टीम को तगड़ा करना है। और मैंने अगर पहले टीम को देखना है, अगर बाबर 3 पे आते हैं तो ज़रा चेक करके देखें। मैं हारिस को ऊपर खिलाता हूँ, वो ओपन कर चुके हैं। हारिस और साइम अयूब 2 यंगस्टर्स के साथ भी आप चांस लेके देख सकते हैं, क्योंकि बाबर की सूरत में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। एक चांस ये भी लिया जा सकता है। बाकी अगर मैं कोई ऑप्शन इनके देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि 3 नंबर का कोई बैटर मुझे दिखाई दे रहा है। फिर आपको टॉम कोलर, कैडमोर या पावल पे जाना होगा। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि भाई बाबर ने एक रिकॉर्ड तोड़ा, जो एक बड़ा रिकॉर्ड था, 10,000 रन तोड़ दिए, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या इनकी स्ट्रैटेजी सही ना होने की वजह से आ रहा है कि बाबर खुद तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं 72 रन उन्होंने 51 बॉल्स पे किए, लेकिन क्या इनकी स्ट्रैटेजी खराब है कि मैच नहीं जीत पा रहे, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही की वजह से फिर मैच हार रहे हो? देखिए, बाबर को बहुत मुबारक हो, बाबर ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। बाबर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। लेकिन लोग एक कॉन्सेप्ट जहन में रख के बैठे हुए हैं कि बाबर अपने लिए खेल रहे हैं। ये बात आती है, ये बात जहन में आ रहा है कि बाबर अपने लिए गलत हो सकती है, गलत हो सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इर्द गिर्द अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो वो अपनी टीम को लेके तो एटलीस्ट कैरी तो कर रहे हैं। लेकिन बाबर पे आप रिलाई कर सकते हैं ना, कि अगर जब वो आता है तो आपके दिल में एक फीलिंग आती है कि आज रन्स बनेंगे, तो ये बैंक कर सकते हैं आप उनके ऊपर, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई होना चाहिए। नहीं, साथ देने वाले भी देखिए ना, बाबर को भी खुद थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप टीम के लीडर हैं, और जैसे अभी अमन ने अच्छी बात की कि वो रिलायबल हैं, अगर रिलायबल हैं तो आप 3 नंबर पे आके उन दोनों यंगस्टर्स को पावर प्ले दो। तुम पावर प्ले दोगे, अगर कोई भी जल्दी आउट हो गए तो तुम ओपनिंग ही कर रहे हो। साइम अयूब कितनी दफ़ा जल्दी आउट हो गए तो वही रिजवान और बाबर का पेयर बन गया था, कोई दूसरा पेयर तो नहीं बना था। तो बाबर आप 3 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। आपके नीचे टॉम कोलर, कैडमोर है, पावल है, देन आमिर जमाल है, आपको आसिफ अली तो खैर 200 छक्के मारते हैं, वो मारते कितने मारते हैं ये पता नहीं चलता। लेकिन आज इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा मैच फिनिश किया। इफ्तिखार को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जी, कंसेक्टिव शिकस्त हो गई है डिफेंडिंग चैंपियन। बिल्कुल जी, इफ्तिखार को भी डिस्कस करेंगे। और बाबर को जरूरत है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की, बैट्समैन नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन कैप्टन जाहिर है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस पर आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बात हो रही है पीएसएल के मैचेस के ऊपर, और आज दूसरा मैच हुआ था लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के बीच में, उस पर बात करेंगे। नसीम भाई, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला क्या सही था? साहिबजादा फरहान जो पिछले मैच में चले, इस मैच में नहीं चले, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हमें फ़खर जमान और डसन की देखने को मिली, क्या कहेंगे? फ़खर इतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे। फ़खर के रन ज़रूर थे आज, लेकिन फ़खर आज भी बहुत शेकी दिखाई दिए। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त। अगर राशिद खान के बाद अगर हमें कलंदर्स का डिफेंडिंग चैम्पियन का सबसे बड़ा कंसर्न दिखाई दे, उनके 41 रन हैं,
लेकिन वो जितना फंस के ये रन स्कोर करके गए वो स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहे हैं लेकिन गेंद टाइम नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम्स हमने देखी। जो फ़खर जमान अब तक तीसरा मैच हो गया, 3 शिकस्तें हो गई हैं। उनके 41 रन नहीं चाहिए लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर्स के लिए जिस तरह लास्ट ईयर उन्होंने इवेंट शुरू होने से पहले कहा था, आई एम बिकम दी मैन ऑफ द टूर्नामेंट, आई एम बिकम दी बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस PSL, और वो बन के दिखाया था उन्होंने। कुछ इस तरीके का टास्क लेना होगा। फ़खर या तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं या बहुत ही बुरा खेलते हैं, दरमियान नहीं है फ़खर के पास। जो होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई स्टेबिलिटी अपनी टीम को देने की कोशिश करें, क्योंकि उनके खेलने का अंदाज़ ऐसा है। फ़खर ने आज जिस तरीके की बैटिंग की है, या उनके साथ अगर हम देखते हैं तो 54 रन हमें दिखाई दिए यहाँ पर। अगर इस टीम को अभी कोई लेके चल रहा है तो वैंडर ड्यूसन। अगर कलंदर्स की बैटिंग को कोई सपोर्ट किया हुआ है, कोई उनके लिए परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेन अगर मैं देखूं तो फिर वो वैंडर ड्यूसन है। अभी तक सिकंदर रज़ा की जानिब से उस तरीके की हेल्प नहीं मिली, अब्दुल्ला शफीक की जानिब से उस तरह की हेल्प नहीं मिली है, और ना कार्लेस ब्रेथवेट। अगर हम लाहौर कलंदर के एक बैट्समैन है जहादात खान, इनकी बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। आज रन आउट हो गए, लेकिन अगर हम पिछले मैच में देखें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। अच्छे प्लेयर हैं जहादात खान, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी एक मैच के ऊपर आप किसी को भी हम चाहे वो ख्वाजा नाफे को भी नहीं कह रहे हैं हम, हाँ। ना हम बात कर रहे हैं जहादात खान की, क्योंकि हमारे सामने साइम अयूब एक PSL के बाद शोर मच गया जी, क्या प्लेयर आ गया है जी, और क्या कमाल का प्लेयर आ गया है। देखे ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिलती है वो इंडियन मीडिया की तरफ से मिलती है हमारे प्लेयर को। आप अगर हमारा ज़रा सा परफॉर्म कर दे और वहाँ से नज़र लगाने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं। नजरें भी तो बहुत लगती है ऐसी जो है ना, वो हर आदमी जो है वो डिस्कस करना शुरू हो जाता है, क्या प्लेयर आ गया है जी नाफे, क्या प्लेयर आ गया है जी साइम अयूब। फिर प्लेयर के अंदर भी कुछ ना चौड़ापन आ जाता होगा, आ जाता है ऐसा। एमन होता है कि जब बहुत ज्यादा तारीफ हो रही हो, आपने किसी मैच में 4 विकेटें ले ली, अगले मैच में फिर दबा के छक्के खाए हो, ऐसा होता है वैसे? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाते, क्योंकि आपका बुरा वक्त फिर जल्दी आ जाता है जब आपका ऐसा एटीट्यूड हो। अच्छा, कैसे देखती हैं आप? एक तो रिजवान ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की, और इफ्तिखार ने तो आज ही 11 बॉलों पे 34 रन स्कोर किए। बहुत अच्छा एंड किया उन्होंने, जहां एक मैच फंस गया था तो उन्होंने निकाल दिया आगे। नहीं, रिजवान ने आज इस विकेट पे बहुत अच्छी बैटिंग की, क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनका साथ भी काफी लोगों ने नहीं दिया, काफी देर तक नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे रहे, एंकर रोल भी प्ले किया, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे उन्होंने बाउंड्रीज भी हिट की। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, 166 रन्स डिफेंड करने चाहिए थे। मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान ने रन ज़्यादा दे दिए। उनकी बॉलिंग अच्छी हुई, अब्बास अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वही बात है, उनके स्टैट्स जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि उनके कैचेस स्ट्रीट है। डेविड विली इस विकेट पे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन उनकी लाइन मिसिंग थी, इसलिए लाहौर का टोटल ज़्यादा हो गया इस विकेट के हिसाब से। इस पर 140 से ज़्यादा रन होने नहीं चाहिए थे। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने जो कवर किया है बहुत अच्छा किया है। इफ्तिखार ने आके नीचे से जो रोल प्ले किया है बहुत आउटस्टैंडिंग है, अच्छा फिनिश किया है मैच को। इससे उनका फेथ भी बढ़ेगा और उनकी मैनेजमेंट का उन पे भी फेथ बढ़ेगा। नसीब भाई, ये इफ्तिखार काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है? नहीं, इफ्तिखार का ये है कि पाकिस्तान के लिए काम क्यों नहीं आते हैं। आपसे कितने मैचेस आपको मिले, आपने कौन सा मैच फिनिश करके दिखाया, मुझे इफ्तिखार का एक बताएं। PSL में सारे हीरो हैं। देखें शेरी भाई, मैं कल भी ये बात कह रहा था, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL में ये फ़र्क है, लेकिन अगर PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ये फ़र्क है। इसको अंडरस्टैंड हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि जी नाफे की इतनी तारीफ़ें ना करें। हमने साइम अयूब की बहुत तारीफ़ करने के बाद जब मौका मिला वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर हम उतनी ही तारीफ़ करें कि इतनी हजम हो जाए। बिल्कुल, ताकि हमने अपने नसीब भाई, आपने दिल बच्चे तोड़ को दिया बनाना मेरा। है। आपने दिल तोड़ दिया मेरा। मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड कप मेरे जहन में चल रहा था, नहीं तो PSL है, मैं सोच रहा था इफ्तिखार ऐसे ही शॉट मारेगा। आपने कहा मैच क्यों नहीं फिनिश करते, अब मैं पुराने मैचेस सोचने बैठ गया भाई, तो दिल तोड़ दिया आपने। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि आज भी अगर आप रिजवान ने आज जो सबसे बड़ा फॉल्ट इस मैच का था मेरे ख्याल में, तो वो बहुत रन कर गए एंड में, लेकिन जिस तरीके की बैटिंग दरमियान में की थी कि 4 से लेके 9 ओवर तक एक बाउंड्री भी नहीं लगाई थी। वैंडर ड्यूसन और फ़खर जमान जैसे प्लेयर बैटिंग कर रहे थे। वो जो एक एरा था ना, वो जो गुजरा है, उस जगह के ऊपर लाहौर कलंदर्स की टीम बैकफुट पे चली गई थी। हर आदमी बात कर रहा था, एक बाउंड्री नहीं लगाई है। कमेंटेटर्स को भी आप सुने कि 5 ओवर में एक बाउंड्री भी नहीं लगाई है। जब आपका एक आउट हो तो आप अच्छा चांस ले भी रहे थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके का चांस ले रहे हैं। प्रॉपर तौर पे वो चांस दिखाई नहीं दिया। पूरे 5 ओवर बाउंड्री नहीं लगी लाहौर कलंदर्स की। आई थिंक वो एक जगह ऐसी थी, वो तो लास्ट के अंदर कुछ इनके बैटर्स ने रन स्कोर कर दिए थे, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो फिर वो रन्स भी कुछ भी दिखाई नहीं दिए। 1 ओवर पहले चेस करके चले तो गए। नसीम भाई, क्या फिर फ़खर की जगह बन रही है T20 में? क्योंकि अबे मुझे वर्ल्ड कप याद है, हम कहते रहे, आपने मुझे उम्मीदें दी कि इंडिया के खिलाफ तो फ़खर खेलता है। मैं पूरा मैच देखता रहा,
वहाँ भी इस तरह नहीं चल पा रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ फ़खर बैटिंग कर पाए थे, तो क्या फ़खर की अब जगह बनती है T20 में? फ़खर देखिए लाहौर कलंदर्स के तो वो मेन प्लेयर हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि फ़खर जमान को मैं वो ड्रॉप T20 करेंगे। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वो अभी तकरीबन 7 मैचों के बाद बताऊंगा, अभी तो 3 ही मैच हुए। 4 मैचों में अगर वो कुछ बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब होते हैं। देखिए फ़खर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारा, और ख़ास तौर पे जब हम वर्ल्ड T20 जैसा इवेंट खेलने के लिए जाएंगे, हम फ़खर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़खर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। हम आमिर की क्यों बात कर रहे हैं कि आमिर के पीछे एक्सपीरियंस लगा हुआ है। सईम अय्यूब को क्यों हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़रा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आप शुएब मलिक का पहला गेंद खेल रहे हैं, आप लिफ्ट करके पहले स्वीप करने के लिए जाते हैं, फिर आप वापस आके रोकने के लिए आते हैं, पहला गेंद इतने ओवर तो कॉन्फिडेंट। ये जो शाहीन शाह अफरीदी का एक मैं बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे 20 से 25 खिलाड़ियों को, अच्छा मौका है सबके लिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, तो फिर ये 20 से 25 कौन होंगे? इसमें एक तो रिवायती टीम तो नहीं होगी कोई जो रिवायती है ही, देखिए जिनके नाम हमें भी पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी चेंजेस आ रही हैं और स्पिन डिपार्टमेंट में भी चेंज आ रहा है। दो तो मुझे एक कंफर्म सूरत हाल लग रही है, क्योंकि बैटिंग प्रोस्पेक्ट अगर मैं देखता हूं तो मुझे रिजवान और बाबर के ही रन नज़र आ रहे हैं। उन यंगस्टर्स के उस तरीके से रन नज़र नहीं आ रहे कि जिनके बारे में हम इतनी बातें करते थे कि भाई हम कि भाई ये दोनों का स्ट्राइक रेट कम है, दोनों का स्ट्राइक रेट कम है, कोई तेज़ स्ट्राइक रेट वाला बैटर आ जाए, वो तेज़ नहीं आ पा रहा। वो आता है तो फिर वो ज़्यादा तेज़ी दिखा जाता है, तो इतनी तेज़ी नहीं चाहिए, सेंसिबल क्रिकेट चाहिए। मेरे ख्याल में सऊद शकील एक ऐसा प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कि जिस पे नज़र रखनी चाहिए, ख्वाजा नाफे पे नज़र रखनी चाहिए। जिस तरह हम लास्ट ईयर बात कर रहे थे, एहसानुल्लाह एक बॉलर आए थे, उन्होंने जो है वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए इतनी तेज़ गेंदें की थी, उसके बाद से वो अनफिट ही बैठे हुए। अभी बहुत सारे ऐसे लेकिन नाम हैं मोहम्मद अली जो गेंदें कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे ऐसे बहुत नाम important हैं है। जिनको हम बिल्कुल अभी डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, मैं कल ज़ाहिर सोशल मीडिया देख रहा था तो एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी जो बहुत ही अजीब भी लगी, बुरी भी लगी, और पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो ये हरकत करते हैं। मैंने ग्राउंड में देखा कि सना जावेद ने अभी शादी की है शुएब मलिक से। अभी तो शादी भाई किसी का भी पर्सनल रीज़न होता है, अब वो कोई छिछोरा सा इंसान खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, उसमें कमेंट्री भी कर रहा है, और फिर बहुत ही फ़ख्र के साथ वो वीडियो आप उठा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। अच्छा, ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था, किसी को गैरत नहीं थी जो उसको पीछे से हिलाता कि भाई ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, क्या अपनी बहन के साथ या अपने किसी घर की औरत के साथ इस तरह ही करोगे? और सोशल मीडिया पे आप डालते हैं व्यूज़ के चक्कर में। बाहर के जो ममालिक होते हैं, अगर आप इंडिया की बात करें, दूसरे मुल्कों में बात करें, तो वहाँ पर बड़ा मजाक बनता है आपका, कोई आपको फ़ख्र से नहीं देखता, बड़ा एक मजाक बन रहा होता है जी अपने मुल्क में उतार रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, इमन आप भी बताइएगा, नसीम भाई आप भी बताइएगा, ये जो ट्रोलिंग होने लगती है, किसी क्रिकेटर ने या किसी सेलिब्रिटी ने किसी शादी कर ली, अब शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया और ये ट्रोलिंग कितना हर्ट करती? नहीं, देखें, क्रिकेटर्स बेशक आप सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनके बारे में क्रिटिसिज्म कर सकते हैं उनके गेम पे, लेकिन आप उनकी पर्सनल लाइफ में इस तरह नहीं कर सकते। तो जिन्होंने भी ये हरकत की है उनके लिए तो सिर्फ एक ही वर्ड बनता है कि भाई आप लोगों को थोड़े से मैनर्स होने चाहिए, कि आप लोग सोशल मीडिया को ये ना समझें कि आप उस पर कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। आपको प्राइवेसी को मेंटेन रखना है प्लेयर्स की। नसीम भाई, हमारा मजाक ही उड़ रहा होता है, हमारे यहाँ खड़े होके जी वो उसने आवाज़ मारी, ओ मेरी तरफ देख ली, और फिर करके ये अजीब हरकतें, ये अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है। देखिए आवाज़ तो क्राउड मार रहा है जो बहुत ही गलत है। उनका वो एक शुएब मलिक की अहलिया हैं, बहुत काबिल एहतराम है, हमारे मुल्क का बड़ा नाम है, आप ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर होता है कि आप अगर उस जगह पे क्राउड की तरफ ना जाओ तो बेहतर है, आप आके ज़रा थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ आपका पूरा डगआउट है, आपके लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं अभी दे रहा हूं, फिर इंडिया का मीडिया कल कहेगा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नसीम राजपूत ने ये कह दिया, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूं। जब हम 2005 के टूर पे गए थे इंडिया, तो वहाँ पर जो है वो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे कि देखिए ये सेलिब्रिटीज़ बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ होते हैं। रवि शास्त्री की शादी हुई थी अमृता सिंह से, तो हम एक तकरीब में बैठे हुए थे, तो एक वो छोटा सा, तो उसने मुझे वो किस्सा सुनाया कि जब इन लोगों की अलहदगी हो गई थी तो एक तकरीब के अंदर रवि शास्त्री भी थे, वहाँ पे अमृता सिंह भी थी। तो अमृता सिंह अपने छोटे से डॉगी को लेकर आई हुई थी और वो उसको रवि रवि करके पुकार रही थी वहाँ पे ना। तो कहने का मकसद है वो उनका इंटरनल मामला है। अगर शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान कोई भी तकरार होती है, वो दोनों मियाँ बीवी रहे हैं, अब वो उनका अपना इंटरनल मामला है। लेकिन हम लोगों को तहजीब का दायरा अपने हाथ में रखना चाहिए, हमारे क्राउड को ख़ास तौर पे। शुएब हमारा हीरो है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको एक बात, देखिए अपने कल्चर का आपको पता है, अगर आप जर्नल स्टैंड के बाहर जाके खड़े होगे
तो वो कहते हैं ना जब बेरी होती है तो पत्थर तो आते हैं भाई। लेकिन भाई जितने भी इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं उनसे एक दरखास्त करना चाहूँगा, और दरखास्त ही कर सकता हूँ, यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ दरखास्त ही करूँगा कि भाई इस तरह की जो हरकतें होती है ना, इससे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही होती है, और किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चीज़ें हैं आपको नहीं पता, आप बीच में अपनी टांग अड़ाने के लिए बैठे रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह इंटरफेरेंस करेगा तो फिर आपको पता चलेगा। इस तरह की चीज़ें ना किया करें जी, मुल्क की बदनामी होती है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और अभी एक खबर आई है जो मैं का बिल्कुल शेयर करूं नसीम भाई, जिस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि जो पीसीबी का एंटी करप्शन यूनिट है वो प्लेयर्स को 4 लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई इनसे दूर रहें, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनसे दूर रहें। वो प्लेयर्स को अप्रोच कर रहे हैं, उनमें कोई एक बड़ा नोन बंदा भी है। नसीम भाई क्या खबर है, ये पीसीबी का जो एंटी करप्शन यूनिट है एक्टिव हो गया? देखिए एक्टिव तो हर दफ़ा ही होता है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा मेरे ख्याल पिछले पीएसएल से पहले उमर अकमल को खेलने से रोक दिया था। सेकंड पीएसएल का आपको याद होगा शर्जील और खालिद लतीफ़ को वहाँ से रवाना कर दिया गया था। ऐसी चीज़ें होती रही हैं, और उनमें एक पाकिस्तान के साबिक रीजनल कोच हैं, जो 4 लोग हैं, उनमें 2 इंडियंस हैं और 1 बांग्लादेशी हैं। देखिए शेरी भाई, एक प्रॉब्लम पहले माजी में हमने ही देखा था, कोविड के दौर में पूरा होटल बुक करा लेते थे पीएसएल के दौर में। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि मुख्तलिफ शहरों में इवेंट हो रहे हैं, अब मुल्तान के होटल पूरा तो बुक नहीं करा सकते हैं, लाहौर का ना पूरा करा सकते हैं, 2 टीमों के लिए पूरा होटल तो बुक नहीं होगा। जब 6 एक जगह पे होती थी तो होटल बुक हो जाता था। अब एक ख़ास नज़र रखनी पड़ती है एंटी करप्शन यूनिट को, ना तो बाहर से खाना आ सकता है, क्योंकि होटल के अंदर जो है वो आम लोगों की चहल पहल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग ठहरे हुए जब दूसरे तो लोग मिलने के लिए आएंगे वहाँ पे। ना कोई खाना बाहर से मंगा सकते हैं, ना नाश्ता। और अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट है तो उसके लिए भी आपको ACU को बताना पड़ेगा कि ये 25,000 का से ज़्यादा का गिफ्ट है। तो ये जो है ना अपने इंतजामात कर रहे हैं वो वहाँ पे, और खिलाड़ियों को अगर वो कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। 4 लोग जो आपने बताया, जो साबिका कोच हैं, इनका नाम बताया आपको कौन है? एमन को पता है शायद। नहीं नाम पता है, बताना नहीं चाह, कोई बताना नहीं चाह रहा। अच्छा एमन, ऐसा होता है वैसे प्लेयर्स को ज़ाहिर अप्रोच तो करते हैं, वुमेन्स में होता है ऐसा कि भाई आए कि भाई एमन एक वाइट बॉल करा लो, इतने पैसे ले लो, कभी हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ। वुमेन्स में अब काफ़ी पैसा आ गया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। और पीसीबी हमें बहुत एजुकेट करता है इसके बारे में, हमारे हर टूर्स पे हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो बहुत अच्छा। उसमें क्या एजुकेट क्या करते हैं आपको पीसीबी? आपको कोई स्पॉट फिक्सिंग नहीं करना? बिल्कुल, इसके बारे में हमें समझाते हैं कि आपने यही जो इन्होंने बात की कि 25,000 का कोई गिफ्ट थे, $750 का हमें बताया जाता है, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी आउटसाइडर अगर आपको अप्रोच करे कि भाई हमें आपसे मिलना है, हम आपके फ़ैन हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द मैनेजर। तो अगर $750 का जो है वो गिफ्ट उससे ऊपर का नहीं ले सकते हैं, तो $740 के 8-10 ले लें। नहीं, उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा एमन जो है ना बहुत सेफ खेल रही है, बहुत एमन ने सुबह कैंप में जाना है, बातें कर रही हैं आप, तो काफी सेफ खेल रही है। लेकिन जी ये पीसीबी ने जो कहा है, इन 4 लोगों से दूर रहें, नजर भी आए तो इनको भगा दें फौरन, क्योंकि फिर बड़े प्लेयर। अच्छा एक और चीज देखें आप, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये रह जाएगी, 4 में 2 इंडियन है, जो खास चीज है। और इंडिया की आईपीएल के बारे में तो खदशात का इजहार लोग करते ही रहते हैं कि फिक्सिंग होती है, ये होती है, भाई हमारे पास तो लेकिन बहुत होता है और बहुत ज़्यादा। अब उनकी फुटबॉल में भी आ गई है। आप हैरान होंगे कि दिल्ली की अपनी लीग के अंदर जो है वो 2 ओन गोल खा लिए। ये रेंजर्स क्लब और अहबाब क्लब के दरमियान ये मैच हुआ, और उस मैच की तहकीकात हो रही है कि ये जानबूझ के खाए गए। अहबाब क्लब 4-0 जीत रहा था, और उसके बाद उन्होंने रेंजर्स क्लब के खिलाफ उनके 2 ओन गोल हो गए, और वो ओन गोल के भाई आपने खुद कैसे कर दिए, इसकी तहकीकात शुरू हो गई है। तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया से सबसे बड़ी बुक चलती है, तो फिर आप देख लें कि वो अब क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी नजर आ रही है। और वो तो भाई नजर आ रही होती है, काफी अरसे से नजर आ रही है। आईपीएल में बहुत चीजें नजर आई हैं, क्या बोलें लेकिन किसी को। नसीम भाई बात होती है वर्कलोड मैनेजमेंट की, हम कहते हैं जी हमारे ये 3 बॉलर्स हैं या 3 वो हैं, तो इनको हम जो है रेस्ट नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो उन्होंने बुमराह को रेस्ट दे दिया, जो उनके इतने अच्छे बॉलर हैं। तो हम अपने में से किसी को रेस्ट नहीं दे सकते, या इन्हीं बेचारों को घसीटना? हम जख्मी कर देते हैं, हम अनफिट कर देते हैं, लेकिन आराम नहीं देते। अगर हमारे इतनी मोहब्बत बना लेते हैं आपस के अंदर, जब वो 16-17 खिलाड़ियों की, कि उसके बाद अमन के लिए जगह बनाना कभी मुश्किल हो गई थी। अभी खैर छोड़े, अमन ये नहीं बताई, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि वो जगह बना लेते हैं। लेकिन वर्क देखिए, मैंने कल एक बात कही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को ऐसे ही लगता है कि खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह से।
और वो इसी तरह लेके चल रहे होते। देखिए बुमराह 17 आउट कर चुके हैं, उन्होंने आराम दे दिया बुमराह को, हम आराम नहीं दे सकते। अगर हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरे मैच में, क्रूशल मैच में आराम किया था, उनको सेकंड मैच में आराम मिलना चाहिए था, थर्ड मैच उन्हें खेलना चाहिए था पहले के बाद, जो एक तरीकेकार होना चाहिए। आपने जो है वो उस क्रूशियल मैच में शाहीन का शायद आराम मेरे हिसाब से नहीं बनता था कि कोई एक मैच तो जीतो। अच्छा, इसमें जवाब इमन आप भी दीजिएगा, फिर नसीम भाई आप दीजिएगा कि बोर्ड आराम नहीं देना चाहता है, खिलाड़ी आराम लेना नहीं चाहता, उसको डर होता है भाई इसने आगे 4 विकेटें ले ली तो फिर मेरा नाम तो गायब, ये प्रॉब्लम आता है या बोर्ड कहता है नहीं आराम नहीं करो, खेलते रहो बेटा? नहीं, देखिए बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक्चुअल में ये जो आपके ट्रेनर होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि भाई आपका वर्कलोड कैसे हमने मैनेज करना है, बट प्लेयर्स के एंड पे अनसर्टेनिटीज भी होती हैं कि लेकिन अगर हमने रेस्ट सवाल ले ये लिया। था कि खिलाड़ियों का कोई ग्रुप होता है, कोई ये जवाब देना, आपने जो बात घुमा रही है। बता दें कुछ अगर है। नहीं, ऐसी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात नहीं होती है, है, बट अच्छा, आई good. गेस के प्लेयर्स की अनसर्टेनिटीज होती हैं कि अगर हमने रेस्ट ले लिया उसके बाद हमारा कमबैक होना कोई प्रॉब्लम ना हो, या उनको लगता नहीं है कि उनको रेस्ट चाहिए लेकिन उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उस रेस्ट की। सेफ खेलें, बिल्कुल सेफ खेलें। नसीम भाई आप क्या समझते हैं, ऐसा है कि प्लेयर्स खुद भी नहीं करना चाहते, जो इमन ने बात कही है तो हम मजाक कर रहे थे, लेकिन इमन ने ये बात सही की कि प्लेयर को अपने अंदर एक डर होता है कि यार मैं अगर मेरी जगह को दूसरा आ गया तो मुझे भूल जाएंगे और फिर मैं निकल जाऊंगा, ये भी तो रीजन होता है। इनसिक्योरिटी बहुत है हमारे अंदर। इनसिक्योरिटी पैदा कौन कर रहा है? बाबा, इनसिक्योरिटी पता है क्या, कहाँ हमारी आवाम भी करती है। कहाँ पैदा होती है इनसिक्योरिटी? जब आप एक दायरा बना लेते हैं अपने गिर्द, इनसिक्योरिटी वहां पैदा होती है। जब आप मेरिट पे रखते हैं ना कि मैं परफॉर्म करूंगा तो ही टीम के अंदर आऊंगा, जब एक दायरा बना लेते हैं कि यार ये आ गए ना, आप इस दायरे के अंदर अब यही खेलेंगे, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस थोड़ा हम एक दूसरे को संभाल लेंगे, वहाँ पीछे वाला जो टैलेंट होता है उसको चांस नहीं मिल रहा होता। खुर्रम ने जिस तरीके की बॉलिंग की, आपके आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की बॉलिंग की, अगर वही होते आपके पास तो आपको तो इनको देखने का मौका ही नहीं मिलता। और बहुत सारे, अब मोहम्मद अली जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, अब्बास आफरीदी, हसनैन बॉलिंग कर रहे हैं, हसनैन बहुत अच्छा बॉलर था। हसनैन कहाँ चला गया था? हसनैन तो इनके साथ ही हुआ करते थे, हसनैन नहीं मिले। देखिए जो मेन चीज़ है ना, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, देखिए सरफराज खान इंडियन बैटर आज हीरो बने हुए। शरीफ भाई, सरफराज खान 3-4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं 69 की औसत से, जब तक उन्हें मौका नहीं मिला इतनी परफॉर्मेंस के बाद। 2 उनके अंडर 19 वर्ल्ड कप है, 3 PSL खेल चुके हैं और PSL में लाजवाब उनकी परफॉर्मेंस थी। इंडिया खेलने का मौका नहीं मिल रहा था उन्हें। आपके ये जो जसवाल हैं, 2 डबल सेंचुरियाँ मुकम्मल कर दी। जसवाल से पहले कितने लोगों को चांस मिला है? जसवाल जो इतना परफॉर्म करके आ रहे थे, जब वो ग्रूम होता है तो टीम में आता है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रूम होता है तो टीम में आता है। हम तो अभी वो पूरा पका भी नहीं होता तोड़ लेते कि भाई बस यही है स्पार्क है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्रो होने दें अपने प्लेयर्स को। अभी आप अंडर 19 देखें, आपके जितने अंडर 19 प्लेयर्स हैं ये धाक बिठाए हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, हार गए, बहुत ही बैड लक था इनका। पूरी दुनिया में इन्होंने धाक बिठाई हुई थी, लेकिन जहां वो बड़ी क्रिकेट के अंदर आए, आप अगर उठा के देखेंगे 7 थोड़ा सा फंस गए क्योंकि छोटे हैं। आप अंडर 19 के बच्चों को ना लेके आओ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। आप 21-22 साल का उसको जाके कहीं डोमेस्टिक सीजन खेलो 3 साल, क्योंकि उम्र का बहुत बड़ा गैप है, इसको देखना चाहिए और सरफराज से लर्न करना चाहिए, जसवाल से लर्न करना चाहिए। बिल्कुल जी, हर किसी को चाहिए कि पहले ग्रूम करें उसके बाद वो आए, क्योंकि जाहिर जगह तो बनती रहती है, लेकिन आप अगर बगैर ग्रूम हुए आ जाते हैं कि बस जी ठीक है हम आगे खेलें, तो 1-2 मैचेस के बाद फिर गायब हो जाते हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।